इस तरह की बातें आई एम श्योर क्लासरूम में होती होंगी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करने लगा हूँ। और डर किस चीज का है कि फेल कर जाएंगे या लोग क्या कहेंगे? मगर आगे जाकर मुझे पता चला कि उस फील्ड में मेरा स्कोप नहीं है। हर बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो जब आप जर्नलिज्म मास मीडिया कर रहे हैं तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कंटेंट राइटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड जर्नलिज्म। तो आपने यूट्यूब की चर्चा की। यूट्यूब पे एक वीडियो है, हाउ टू लर्न ड्राइविंग अ कार इन 15 मिनट्स। जनरली क्या होता है एट योर एज, खास करके जो बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो टीचर की नजरों में नहीं है, उसको बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। सर मैंने ये सारी चीजें बहुत बार ट्राई करी है, मगर बहुत बार हारने के बाद फिर ऐसा लगता है अंदर नेगेटिविटी बन जाती है, फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करता। कई बार यू नो पीपल आर लाफिंग एट यू, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम तो आम इंसान हैं, आपने तो जर्नलिज्म एंड मास मीडिया का पहला सेमेस्टर अभी कवर करना शुरू ही किया है, तो आपको तो उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने गिव अप कर दिया, मैं ये समझूं आपकी बातों से कि आपने गिव अप कर दिया है। हाय, मैं हूं निशान जायसवाल, योर करियर काउंसलर। यहाँ हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन और करियर के बीच की कहानियों की। सो वेलकम टू करियर कॉफी, द अनफिल्टर्ड करियर डिस्कशन वेयर रियल स्टूडेंट्स ब्रिंग रियल स्ट्रगल्स थ्रू रियल क्वेश्चंस। तो आज हमारे साथ हैं अतुल सोनी, जो कि BHMC का कोर्स कर रहे हैं GJS IPU से। BHMC स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो थैंक यू अतुल फॉर कमिंग एंड ओपनिंग अप हियर फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप जर्नलिज्म एंड मास मीडिया के बारे में सोच रहे थे, जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी? सर BGMC लेते समय मेरे को जो सबसे पहला थॉट आया था वो ये था कि BGMC एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड है, तो BGMC में एंटर करते ही मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। ओके। बट जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दिखा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर PR के बारे में सिखाया जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी सिखाया जा रहा है, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया मैं किस फील्ड की तरफ आगे जाऊं। ओके, बट ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आई एम श्योर जब क्लासेस अटेंड करते होंगे तो टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स बताते होंगे कि किस फील्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको उस डोमेन में करियर बनाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस तरह की बातें आई एम श्योर क्लासरूम में होती होंगी। फिर कंफ्यूजन क्यों है? सर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में मैं बहुत बेकार काम कर रहा हूँ या बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं एक मीडिएटेड काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस फील्ड में भी जा सकता हूँ और इस फील्ड में भी जा सकता हूँ, और अभी मेरे को अपने लिए बेस्ट फील्ड चुननी है क्योंकि मेरे को फ्यूचर का डर है। और डर किस चीज का है कि फेल कर जाएंगे या लोग क्या कहेंगे? जनरली आपकी एज में ये 2-3 चीजों का ही डर रहता है कि माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या होगा मेरे साथ, या लोग क्या कहेंगे, ऐसी धारणाएं मन में चलती हैं। तो आपको किस चीज का डर लग रहा है? सर मुझे डर ऐसा लग रहा है कि मैं अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ गया, मगर आगे जाकर मुझे पता चला कि उस फील्ड में मेरा स्कोप नहीं है, फिर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ओके, तो आप बेसिकली बैकअप प्लान भी बनाना चाह रहे हैं और एक ऐसा करियर सिक्योर करना चाह रहे हैं जहां पे सफलता निर्धारित हो। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी का इंटरव्यू सुना था, तो मतलब मुझे ये समझ में आया उनके इंटरव्यू से, कोई बहुत बड़ी हस्ती का फेसबुक पे इंटरव्यू था, तो उन्होंने बोला था कि जिस देश की आबादी 146 करोड़ हो, जो लेटेस्ट मुझे लगता है कि जो सर्वे आया है 146 करोड़, वहां पे कोई भी ऐसा करियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो सफलता की गारंटी के साथ आए। तो आपको लगता है कि कोई, अगर आप जर्नलिज्म में नहीं भी होते, किसी दूसरे फील्ड में होते, तो आपको लगता है कि किसी और फील्ड में जाने से सफलता की गारंटी होती है? जैसे बीटेक के बारे में लोग कहते हैं कि टेक अगर आपको आता है तो सक्सेस ऑलमोस्ट श्योर है, सर्टेन है, जॉब्स तो मिल ही जाती हैं, या MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बन ही जाते हैं और बहुत ही सफल डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस तरह के कोई करियर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके इस डर को खत्म कर पाए? सर ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई करियर ऐसा एग्जिस्ट करता है, बट अगर मैं उस फील्ड में आगे बढ़ा लेकिन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करने लगा हूँ आजकल। मतलब मेरे को अपने फ्यूचर की टेंशन रहती है, जिस वजह से मैं सोचना शुरू करता हूँ और फिर वो ख्याल आगे जाता जाता है और फिर उसका कोई अंत ही नहीं। तो बेसिकली आप प्रेजेंट में फ्यूचर की ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, प्रेजेंट। और ऐसा कहते हैं साइकोलॉजी में, मेरा भी बैकग्राउंड साइकोलॉजी का है, कि अगर आप प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करें तो आपका वर्तमान में कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी एज में ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, वो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं वो एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगता है कि अगर मैं इस कोर्स को, मैं डिग्री करके निकलता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, या मैं हायर एजुकेशन में जाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ, मुझे वहां से भी जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि जॉब परसेंटेज तो अभी पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे बिगेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंडिया में, जो बिगेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो भी प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं दे पा रही हैं। तो मेरा ये मानना है, जो आपने बोला कि जो स्कोप है वो कोर्स क्रिएट नहीं करता, वो बच्चा क्रिएट करता है जो उस कोर्स को परस्यू कर रहा है। वो आप किसी भी फील्ड की बात करें, वो चाहे आप हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स की बात करें, आप जर्नलिज्म मास मीडिया की बात करें, आप बीटेक की बात करें, आप
आप आर्किटेक्चर की बात कर ले, आप फैशन की बात कर ले, किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस जो उस कोर्स को करने में है, अगर आपको अपने ऊपर और उस कोर्स के ऊपर भरोसा है और आप उसको बहुत डेप्थ में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस कोर्स को पास आउट करने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी तरह की निराशा होगी। इट इज ऑल अबाउट होनिंग योर स्किल्स, आप कितना अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे आईआईटी है फॉर दैट मैटर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आपने देखा होगा आईआईटी दिल्ली से एक बच्चा निकल के 2.5 करोड़ का भी पैकेज ले रहा है ईयरली सीटीसी, एक बच्चा निकल के 20 लाख का पैकेज ले रहा है। तो कॉलेज सेम था, फैकल्टी भी सेम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम था, डोमेन भी सेम था, बट इतना सैलरी का डिफरेंस क्यों है? तो वो डिफरेंस इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने जाकर के वहां पे वो डिफरेंस क्रिएट किया। ही वुड हैव वर्कड ऑन हिज प्रोफाइल टू गेट दैट काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट और समथिंग। तो जो आउटकम है वो प्लेसमेंट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आउटकम अल्टीमेटली हम मॉनेटरी बेनिफिट से ही कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि पेरेंट्स को भी जब आप बताएंगे कि पापा या मम्मी इतनी सैलरी मिल रही है, तब जाकर के उनको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने इस कोर्स में बच्चे का एडमिशन कराया था, अब इसको इतनी सैलरी मिलने लगी है, इसका मतलब बच्चा मेरा अच्छा कर रहा है। क्योंकि इंडिया में हम हर चीज को मॉनेटरी बेनिफिट से ही जज करते हैं। सो और जहां तक दूसरा सवाल आपने ओवर थिंकिंग का बोला, मुझे लगता है कि करियर के बारे में ज्यादा सोचना कुछ गलत तो नहीं है, और यही उम्र है करियर के बारे में सोचने का। बट हाँ, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में यही फर्क है भाई, आप जरूरत से ज्यादा जब किसी चीज को सोचने लगते हैं तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, वो पेसिमिज्म का रूप ले लेती है। तो मुझे लगता है कि आपको उससे बचना चाहिए, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्किल्स पे फोकस करें। एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, बिजी हैव नो टाइम फॉर इमोशंस। तो जितना ज्यादा आप बिजी रहेंगे और अपने स्किल्स को गेन करने में, अपने स्किल्स को होन करने में जितना ज्यादा समय लगाएंगे, वो चाहे पीआर हो, चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे आपके जर्नलिज्म मास मीडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एंकरिंग का एस्पेक्ट हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट हो जर्नलिज्म मास मीडिया का, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। यस सर। आपके मन में आई एम श्योर बहुत सारे और भी सवाल होंगे, तो आप जैसे जैसे मेरे से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारा इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि हम जितने भी तमाम हमारे दर्शक, जितने भी ऑडियंस व्यूवर्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या आने वाले दूसरे पॉडकास्ट सीरीज को भी देखेंगे, तो उनको उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए या कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से उनके पास नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर कोर्स की, तो हमारा काम है उस कोर्स के बारे में बच्चे के मन में जितने भी डर है, जितने भी एजम्पशंस हैं, जो कि वो हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि इस कोर्स में ये आउटकम होगा। क्योंकि जहां तक मेरा रिसर्च है, मेरी जानकारी है, जर्नलिज्म मास मीडिया का जो बज है वो कम हुआ है पिछले 3-4 सालों में, अंडर द अजम्पशन कि इस कोर्स को करने के बाद नौकरियां नहीं है मार्केट में। अगर ऐसा होता तो सबसे कम बच्चे बीटेक कर रहे होते, क्योंकि एक रिसेंट सर्वे आया था, उसमें यह था कि 83% ऑफ द बीटेक ग्रेजुएट्स आर ईदर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब उनको जॉब ही नहीं मिली, उनकी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुई। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है द काइंड ऑफ जॉब, द काइंड ऑफ पैकेज दे वुड हैव पॉसिबली थॉट ऑफ, वो उनको नहीं मिला। तो ये हर फील्ड में ये रिसेशन है। बट उस डेटा को देख करके अगर हम ये समझे कि हमारा स्कोप क्या रहेगा, तो ये सोचना गलत है। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी की हुई है, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया था पहले, उसके बाद साइकोलॉजी की। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेटर्निटी में लोग हैं जिनको लगता है कि साइकोलॉजी करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ खास अचीव नहीं किया। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी करने की वजह से मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट मिला है। तो इट इज हाउ यू परसीव, आप कैसे उस पर्टिकुलर कोर्स के आउटकम को देखते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो स्कोप तो देखिए बन जाता अगर आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहेंगे। नए साल का मेरा मंत्र भी यही है कि हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी। आप एक दिन मेहनत करेंगे और पूरे साल नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। आप डेली 10-10 मिनट की मेहनत करेंगे। सो जर्नलिज्म में पॉसिबली यू आइडियली यू शुड बी वेरी गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लिखना आपका अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जर्नलिज्म या रिपोर्टिंग में ही जाएं, बट क्योंकि एक फील्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जर्नलिज्म मास मीडिया के लोग बेटर समझ पाएंगे। पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, जितने भी कॉलेजेस में मैं जाता हूं या जितने भी जर्नलिज्म मास मीडिया के बच्चे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं या जो एग्जिस्टिंग में भी हैं, तो उन सबको देख करके यही लगता है कि कोई पर्टिकुलर डोमेन पकड़ के आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि आर यू गुड इन नेटवर्किंग, तो आप पीआर में चले जाएं। आप मीडिया मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं क्या? आप जिंगल्स बनाने में बहुत अच्छे हैं क्या? आप प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं क्या? आप एंकरिंग में बहुत अच्छे हैं क्या? आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी है? आप प्रभावशाली स्पीच दे सकते हैं कि नहीं? जैसे आपने नेताओं को देखा है कि वो कम भी बोलते हैं लेकिन उनकी बातें बहुत इंपैक्टफुल होती हैं।
क्योंकि उनका मोटिव क्लियर है, उनको क्लैरिटी, एजेंडा क्लियर है, तो उसी हिसाब से अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं तो आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो डरना और ओवर थिंकिंग का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक एड भी आता है ना, डर के आगे जीत है। तो डर से जितना डरेंगे वो आपको और डराता रहेगा, तो डर से निकलना है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू एनकाउंटर, वो जो कहते हैं ना एनकाउंटर, दो लोग आपस में मिलेंगे तभी बातें सुलझेंगी, तो वो एनकाउंटर करना पड़ेगा। आप जितना सवाल और जितना अपने ऊपर वो काम करेंगे उतना वो आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते जाएंगे ऑन अ लाइटर साइड। सर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में ना बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हैं, तो बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मैं भी इस चीज को लेके कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग में आगे बढ़ूं या कंटेंट राइटिंग में आगे बढ़ूं। हाँ, क्योंकि दोनों ही एक तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस मास मीडिया कम्युनिकेशन के। तो आपको ये लग रहा है कि वीडियो एडिटिंग करें या कंटेंट राइटिंग करें? व्हाट इफ मैं आपको एडवाइस करूं कि आप दोनों करें? दोनों हाथ में लड्डू हो तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो दोनों में से कोई एक चीज तय कर लो जिसमें आप ज्यादा अच्छा काम कर सके। अगर आपको लग रहा है कि एडिटिंग में आपका रुझान है, एडिटिंग में आपको ज्यादा मजा आता है, तो एडिटिंग पे ज्यादा फोकस करो। बट क्योंकि आप जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कर रहे हैं तो वहां पे बोलना और लिखना दोनों एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मतलब आप चाय बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है ना। चाय का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है कि भाई आपको चीनी भी डालनी है, उसमें दूध भी डालना है, उतना आपको गैस पे उतना उसको बॉईल भी करना है। तो जब आप जर्नलिज्म मास मीडिया कर रहे हैं तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कंटेंट राइटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड जर्नलिज्म, वो तो बेसिक इंग्रेडिएंट है। बट क्योंकि आजकल वीडियो एडिटिंग का जमाना है ना, फिल्म मेकिंग का जमाना है, डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनती है, पॉडकास्ट जो अभी हम शूट कर रहे हैं ये भी जर्नलिज्म एंड मास मीडिया का पार्ट है। अगर ये हमारे पास ये गैजेट्स नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, लाइट्स नहीं होते, ये माइक नहीं होता और ये पॉसिबली ये इकोसिस्टम अगर नहीं होता तो हम इस पॉसिबली शूट को नहीं कर पाते ठीक से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरी एडवाइस एज अ करियर काउंसलर ये रहेगी कि वीडियो एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों पे फोकस करें। ज्यादा फोकस आप अपनी पर्सनैलिटी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करें कि अगर आप पहले से आपका लिखने में ज्यादा रुझान है विज़ावी वीडियो एडिटिंग तो उस पर ज्यादा फोकस करें। बट थोड़ा सा आपको फाइन इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़े, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा स्कोप होगा, क्योंकि बाकी बच्चों से कहीं ना कहीं तो आप अलग होंगे ना। इफ यू आर वांटिंग टू बी अ फेस इन द क्राउड तो आपको बाकी बच्चों से तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट what is that you are doing differently is the question which needs to be addressed. Yes sir. सर ये सारी बातें तो मैं समझ गया, मगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे डीमोटिवेट कर देती हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके हिसाब से आपको डीमोटिवेट कर रही हैं? सर मास कम्युनिकेशन में आपने जैसे बताया एंकरिंग करना होता है, और कई बार मैं एंकरिंग करने गया भी हूँ, बट जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है और कई बार मैं बोलते बोलते फंबल कर जाता हूँ। और स्टेज पे हमें जब बोलने जाते हैं तो हमें एक लाइन में बोलना होता है ताकि हम बीच में फंबल ना करें और वो ऑकवर्ड ना हो जाए, लेकिन मैं कर जाता हूँ। और कई बार मैं जो वर्ड्स बोल रहा होता हूँ उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। अच्छा देखिए, इसमें समस्या क्या है कि जनरली क्या होता है एट योर एज, दो चीजें हैं। पहला तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दूसरा उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम पे काम करना है। तो मेरा आपसे सवाल है, आपके सवाल में से मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको जब ये समझ आए कि आपके स्टेज प्रेजेंस में यह प्रॉब्लम है, आप एक साथ सीमलेसली बोल नहीं पाते, तो आपने उसको ओवरकम करने के लिए कुछ किया? सर मैंने YouTube पे देखा कि कई सारे एक्सरसाइज है जिससे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं कंटिन्यूसली वो सब चीजें कर रहा हूँ, बट राइट नाउ उसका कोई इम्पैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो जैसे क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने YouTube की चर्चा की, YouTube पे एक वीडियो है हाउ टू लर्न ड्राइविंग अ कार इन 15 मिनट्स, या फिर एक ऐसा वीडियो भी है शायद मैंने कभी देखा होगा किसी पॉडकास्टर का, जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर फ्लाइट लैंड करानी हो और आपका पायलट और को पायलट दोनों इंजर्ड हो तो आप एज ए पैसेंजर कैसे फ्लाइट लैंड करा पाओगे? आपको लगता है कि ये रियल टाइम पॉसिबल है? नहीं। आप गाड़ी चलाने की वीडियो देख के 15 मिनट में ही कार ड्राइविंग सीख लेंगे? नहीं, मैं तो 1 महीने में भी नहीं सीख पाया, तो कैसे सीख लेंगे? तो कुछ चीजें YouTube पे अच्छी लगती हैं, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो वो YouTube की वीडियो देख के नहीं हो पाता। So there is a saying in English, practice makes a man perfect. तो कभी ना कभी हम जैसे लोग भी स्टेज पे जाते थे कॉलेज के इवेंट्स में और लोग बच्चे हंसते थे, फंबल करते थे, डर लगता था, ये तो नेचुरल है, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि स्कूल में हमें ऐसी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहां पर भी स्टेज पे जा करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। डिबेट कॉम्पिटिशंस होते हैं, MUNs होते हैं, एक्सटेम्पो स्पीचेस होते हैं, बट हर बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। खास करके जो बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो टीचर की नजरों में नहीं है, उसको बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। बट मुझे लगता है कि अगर कॉलेज में आपको ऐसा कोई मंच मिल रहा है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे जा करके आपको डर महसूस हो रहा है, तो यू आर एट अ गुड कॉलेज। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं तब तक अभी तक आपको ये भी नहीं पता था कि आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है।
है ना। जब आप स्टेज पे गए तब आपको ये समझ आया तो स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो उसके लिए आपको बार बार स्टेज पे जाना पड़ेगा। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फील दैट पीपल आर लाफिंग एट यू, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बट मुझे लगता है देन इज द टाइम कि आप उसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह ले, आप उसको क्रिटिसिज्म की तरह ना ले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। तो अगर आप उसको चैलेंज की तरह ले लेंगे कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब अतुल सोनी स्टेज पे जाके बोलेगा तो लोग तालियां बजाएंगे, पीपल विल वेट फॉर योर स्पीच। उसके लिए आपको बार बार अपने कॉलेज का ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, जिस भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा, वहां पे जाकर के प्रैक्टिस करें। कोई तो 2-4 दोस्त आपके ऐसे होंगे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी जो कि आपको वो इकोसिस्टम दे पाए। तो जितनी ज्यादा आप स्टेज पे जाके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी वॉइस में क्लैरिटी आएगी। और कॉन्फिडेंस डगमगाने की सबसे बड़ी वजह है आपका डर। आपने देखा होगा ना, जैसे मूवीज की शूटिंग होती है तो एक ही डायलॉग को 50-50 बार बोलते हैं। हाँ। ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े स्टार्स भी बहुत बार रीटेक लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक ही बार में डायलॉग याद करके एकदम सीमलेस डिलीवरी करते हैं? तो हम तो आम इंसान हैं। आपने तो जर्नलिज्म एंड मास मीडिया का पहला सेमेस्टर अभी कवर करना शुरू ही किया है, तो आपको तो उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो फंबल आप करते हैं, वो जो नर्वसनेस है, वो जो स्ट्रेस होता है स्टेज पे, वो स्टेज पे जाने से ही दूर होगा। तो गाड़ी चलाने के लिए यूट्यूब वीडियो देखने के बजाय गाड़ी में बैठ के जब आप गाड़ी ड्राइव करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सर वैसे तो मैंने बहुत बार ट्राई करा है स्टेज पे जाकर बोलने की, लेकिन होता क्या है कि जब हम एक बार गलती करते हैं या 2 बार गलती करते हैं तब हमें चांस मिल जाता है, मगर अगर हम बार बार गलती करते हैं तो फिर हमसे चांस छीन लिया जाता है, या फिर कई बार तो बच्चों को चांस ही नहीं मिलता वहां तक जाने का। तो आपने गिव अप कर दिया? मैं ये समझूं आपकी बातों से कि आपने गिव अप कर दिया है, अब आप स्टेज पे जाना छोड़ देंगे, या आप मतलब इस उम्मीद को छोड़ देंगे कि आप कभी स्टेज पे जाके बात कर पाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मगर कई बार क्या होता है ना कि हमसे कोई अच्छा बोल रहा है तो उसे ले लिया जाता है और हमें नहीं लिया जाता है, तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, जिस वजह से फिर आगे हमें जाने का मन नहीं करता। मन, देखिए लाइफ में ऐसी बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे जहां पे कोई ना कोई चीज आपको पीछे खींचेगी। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जब लोग आपको मौका नहीं देते तो आपको गिव अप करने का मन करता है। तो मुझे यहाँ पे वो बाहुबली मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, जब बाहुबली आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में जब लड़ाई युद्ध चल रहा था उनका, जो फिक्शन मूवी थी, और उसमें इनकी सेना हार रही थी, जो मेन कैरेक्टर है, फिर उसने संस्कृत में डायलॉग बोला था, श्लोक बोला था, और सारे लोग मोटिवेट होकर के वापस युद्ध में आ गए थे और उन्होंने युद्ध जीत भी लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टेज पर जाके वो श्लोक दोहराना है, बट इट इज ऑल अबाउट योर ओन कमिटमेंट टू योरसेल्फ, कि आपको अपने आप से आपने क्या कमिटमेंट करी थी कि अतुल सोनी स्टेज पे जाके बोलेगा, लोग तालियां बजाएंगे, वो आपको सुनना था। तो उसके लिए परसिवरेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके साथ ये सिचुएशंस आती है जहां पे हमें लगता है कि अब कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन को तो पहले ऑडिशन में ही छांट दिया था, है ना। शाहरुख खान को भी शायद पहले ऑडिशन में हटा दिया गया था, तो वो लोग आज स्टार नहीं होते ना। तो एक चीज जो कॉमन थी वो थी परसिवरेंस, अपने ऊपर आत्मविश्वास और कमिटमेंट कि ये मेरे को करना है तो करना है। अगर आप इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने कॉलेज में अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से, अपने क्लासमेट से बात करेंगे और उनको आपके अंदर ये कमिटमेंट और पैशन दिखेगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत स्टेज पे जाने से तो नहीं रोक सकती। ये हम सब ने अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। सर मैंने ये सारी चीजें बहुत बार ट्राई करी है, मगर बहुत बार हारने के बाद फिर ऐसा लगता है, अंदर नेगेटिविटी बन जाती है, फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करता। कई बार सोच में हमारे ऐसा आ जाता है कि हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, फिर आसपास के जो लोग हैं, दोस्त है, वो चिढ़ाते हैं इस चीज से, फिर मैं और ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ। परिस्थितियां तो सेम रहती हैं, बट अगर आप मनस्थिति को बदल दें, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलें, तो काफी सारी चीजें आपको बदली हुई नजर आएंगी, है ना। तो कई बार क्या होता है, सेम सिचुएशन होती है बट लोगों के रेस्पॉन्सेज और रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, राइट। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है, मुझे आज ही सुबह मेरे एक मेंटोर ने सुनाई थी कि रोड पे वॉलेट गिरा हुआ है, तो 3 दोस्त जा रहे होते हैं। तो पहला जो दोस्त है उस बोलता है 2 दोस्तों को कि ये वॉलेट किसी का गिर गया होगा, कोई जरूरी सामान होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, इसको वापस कर देते हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि छोड़ दो, जाने दो, बंदे ने गलती की है, खुद भुगतेगा, घर पे जाकर उसको रियलाइज होगा तो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। और तीसरा बंदा कहता है कि नहीं, इस वॉलेट को उठा करके हम तीनों पार्टी करते हैं। तो वॉलेट सेम था, इकोसिस्टम सेम था, लेकिन तीनों के सोचने का तरीका अलग था, परसीव करने का तरीका अलग था। तो अगर आप खुद ही डिमोटिवेटेड होंगे तो फिर लोग तो बैठे ही हैं डिमोटिवेट करने के लिए आपको। तो आपको सबसे पहले अपने आप को यह समझाना है कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो थंब रूल। कोई भी इंसान कोई भी चीज कर सकता है। कभी अरिजीत सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव से निकल के आज वर्ल्ड के मोस्ट सॉट आफ्टर सिंगर बनेंगे,
जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहला तो आप क्योंकि इस मंच पे आए हैं, करियर कॉफी के मंच पे, तो आप इतने काबिल होंगे कि हमने बहुत सारे बच्चों में से आपको शॉर्टलिस्ट किया होगा कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। तो दिस इज अ साइन ऑफ योर कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड आवर कॉन्फिडेंस ऑन यू, राइट। तो डिमोटिवेशन की मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस और डिमोटिवेशन स्टूडेंट के लाइफ में जरूरी भी है, उससे फोकस बना रहता है, मुझे ऐसा लगता है। सो पॉजिटिव डिमोटिवेशन और पॉजिटिव स्ट्रेस थोड़ा बहुत ओवर नहीं होना चाहिए, बट अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटम में है, तो आई थिंक दैट विल कीप यू गोइंग। थैंक यू सो मच सर, मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। इस चीज से मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ा है, और ये अब मैं खुल के अपने दोस्तों को भी दिखा सकता हूँ ये पॉडकास्ट, और जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर रखी है। थैंक यू सो मच। वेल अतुल, द प्लेजर इज ऑल माइन। आप करियर कॉफी के इस पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे बच्चों से मिलकर हमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो शायद हमें अपने टाइम पे नहीं मिली थी। क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड जर्नलिज्म मास मीडिया का नहीं है, तो मुझे आपके थ्रू पता चला कि जो जर्नलिज्म मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो करंट स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, उनके करियर में जर्नलिज्म मास मीडिया को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या आते रहे होंगे। सो आई एम श्योर जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, मे बी इसी सीरीज में, तो प्रॉबेबली हम बेटर एस्पेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। आज हमारे साथ थे अतुल सोनी। मे बी जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो विल हैव अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मे बी अ डिफरेंट करियर और अ डिफरेंट फील्ड। अगर आप अतुल की तरह ही ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं, और अतुल की तरह ही कहीं ना कहीं आपको अपने रेस्पेक्टिव करियर या रेस्पेक्टिव कोर्स में डर लग रहा है, तो स्वागत है हमारे इस मंच पे। ये वीडियो जब हमारे YouTube चैनल पे जाएगी तो हमारे YouTube चैनल के नीचे एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा जिसमें आप भी एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू वेलकम यू ऑन आवर पॉडकास्ट सीरीज, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम करियर कॉफी टीम, एंड मैं हूं निशान जायसवाल, आपका करियर काउंसलर एट दी अनफिल्टर्ड करियर डिस्कशंस। थैंक यू।